हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 अरुण का अध्ययन बुक का वॉल्यूम 1 का जिसका नाम है एनिडेशन एंड एलिलोपैथी। एनिडेशन में हम इसके दो टाइप्स को समझेंगे, एनिडेशन इन स्पेस और एनिडेशन इन टाइम। और फिर हम एलिलोपैथी कॉन्सेप्ट के बारे में रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। सो एनिडेशन क्या है? बेसिकली एक इलेमेंट्री इंटरेक्शन होता है जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, इंटरक्रॉप्स ग्रो करते हैं एक इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में। तो दोनों ही क्रॉप्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, भले ही वो कॉम्प्लीमेंट्री हो या वो सप्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन में क्या होता है, जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो जो उनके बीच का उन स्पीशीज के बीच के कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन एनिडेशन है। ऐसा इंटरेक्शन जनरेट कब होगा? जब एक क्रॉप स्पीशीज का रिस्पॉन्स एनवायरनमेंट में कुछ होगा जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंटरेक्शन को दूसरे क्रॉप के। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं अभी। इसमें पहला टाइप है इसका स्पेशियल एनिडेशन। यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन है जो भी क्रॉप्स के बीच में, ये तभी होगा जब वो किसी स्पेशियल पोजीशन या स्पेस या फिर किसी प्लेस से रिलेटेड प्रिंसिपल पे रहेंगे। जैसे कि जो यहाँ पे प्रिंसिपल यूज होता है वो है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। मतलब अगर आपने इंटरक्रॉपिंग करी और ऐसी करी कि आपके जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट में डिफरेंस है, तो इससे जो कैनोपी वो क्रिएट करेंगे, इनके अराउंड का जो ये स्पेस होगा जो कि क्रिएट होगा कैनोपी से, ईदर इनकी शूट की या फिर रूट की, वो उस वजह से जो इंटरेक्शन डेवलप होगा, इसे हम बोलेंगे स्पेशल एनिडेशन। ठीक है। इसमें जो एरियल एनिडेशन है, ये कंसर्न होता है टॉलर इंटरक्रॉप्स के रिगार्डिंग, हायर वर्टिकल लेयर्स, शॉर्टर इंटरक्रॉप्स जो कि लोअर लेयर्स में रहते हैं। ऐसा कंपोनेंट स्पीशीज में कंपैरेटिवली टॉलरेट करने के लिए लाइट को, इवेपोरेटिव डिमांड को, ऊपर और नीचे जो प्लांट है दोनों की डिफरेंशिएट करके ये कंट्रोल करता है। दूसरी बात करें, जो शॉर्टर कंपोनेंट स्पीशीज हैं, वो रिलेटिवली ऐसी हों जो शेड लविंग हो। जो बड़ा है प्लांट, जो सबसे ऊंची जिसकी हाइट है, हो सकता है उसको ज्यादा रेज चाहिए सन की, इसलिए उसकी कैनोपी हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है ऊपर अपने साथ। हमने उसको इसलिए प्लान किया है ताकि उसको सनरेज ज्यादा मिले। दूसरा प्लांट हमने जो प्लान किया है वो शेड लविंग प्लांट है, तो अच्छी बात है कि उसे कम धूप मिल रही है। तो इस केस में दोनों को बेनिफिट है। दोनों को इस इंटरैक्शन में, भले ही वो अगर सॉइल में रूट पैटर्न के टर्म्स में हो या कैनोपी के टर्म्स में हो जो कि शूट की है, अलग अलग सॉइल न्यूट्रिएंट लेयर्स की बात हो, इन इस इंटरैक्शन में दोनों का ही बेनिफिट है। इसीलिए एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में अलग अलग रूट सिस्टम के साथ कह लो या अलग अलग शूट सिस्टम के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक डीप रूटेड स्पीशीज है, एक शैलो रूटेड स्पीशीज है। तो अगर दोनों ही डीप रूटेड स्पीशीज होंगी तो दोनों स्पेस के लिए फाइट करेंगे। बट अगर एक छोटी शूट है या छोटा रूट सिस्टम है जिसका, और एक जिसका लंबा है, तो वो इंटरेक्शन स्पेस की टर्म्स में बेनिफिशियल रहेगा। अगला आता है एनिडेशन इन टाइम, जिसे कहते हैं टेम्पोरल एनिडेशन। ये इंटरेक्शन बेसिस रहता है टाइम के बेसिस पे, जिसे हम टेम्पोरल एनिडेशन कहते हैं। ऐसे इंटरक्रॉप्स जो होते हैं वो उनकी डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट होती है और कंपटीशन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम मक्के को, मेज को, उड़द या मूंग के साथ इंटरक्रॉप करते हैं, तो उसकी पीक न्यूट्रिएंट डिमांड मक्के के केस में होती है 50 दिन। सोइंग के बाद 50 दिन में आपको उसको न्यूट्रिएंट्स देने हैं, जबकि उड़द या मूंग के केस में आपको 30 से 35 डेज में देने हैं। इस वजह से क्या होगा, इस इंटरेक्शन से दोनों ही कंपोनेंट्स वाइड ड्यूरेशन होने की वजह से और डिफरेंट पीक डिमांड्स होने की वजह से डेवलप होने में इनको ईज होगी। बाकी एग्जाम्पल्स की अगर हम इसमें बात करें, तो ग्राउंडनट के साथ रेड ग्राम, सोरगम के साथ रेड ग्राम, उस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा दो तरीके के एनिडेशंस थे, एक था स्पेस के लिए जिसको स्पेशियल बोल दिया, एक टाइम के लिए जिसे हमने टेम्पोरल बोल दिया। स्पेस के टर्म्स में हमने बात करी कैनोपी स्ट्रक्चर की, रूट की एनलार्जमेंट की, रूट के डीप रूट या शैलो रूट सिस्टम होने की।
अगर हम बात करें टेम्पोरल की, तो टेम्पोरल में हमने बात करी टाइम ऑफ एप्लीकेशन। किसी को 30 दिन में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किसी को 50 दिन में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो बफर है, फाइट नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, कंपटीशन नहीं रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिलोपैथी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एग्रीकल्चर जिसका मेंस का सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एलिलोपैथी क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ ये देखा जाता है, एलिलोकेमिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो एलिलोपैथी क्या है? जब इंटरैक्शन क्रॉप्स के बीच में अकर करता है अदर मीन्स से, मतलब कि कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव। मतलब कहने का है, अगर कॉम्पिटिटिव इंटरैक्शन किसी क्रॉप स्पीशीज के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो दूसरा जो क्रॉप, दोनों क्रॉप्स के बीच में जो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग होगी, इसमें रिलीज होगा केमिकल सब्सटेंस या फिर किसी टॉक्सिन का, जिसे जिसे एलिलोपैथी कहा जाता है। ये केमिकल या टॉक्सिन जनरली क्या होंगे? ये एग्ज्यूड करेंगी रूट्स, ठीक है, या वो प्रोड्यूस होंगी रेजिड्यू, अगर किसी स्पीशीज का है, उसके डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से, जिसका प्रॉपरली दोनों तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्म होगा दूसरी स्पीशीज पे जो फील्ड पे अभी भी ग्रो कर रही है। ये उसके जर्मिनेशन को अफेक्ट करेगा, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, और एक तरीके से हैम्पर करेगा पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को। बात करें एलिलोपैथी की, तो ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे हम बात करें इन क्रॉप्स में कौन कौन एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, सोरगम, वॉलनट, क्यूक्यूम्बर, पीच, यूकिलिप्टस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि एलिलोपैथिक इफेक्ट दिखाते हैं। मतलब सनफ्लावर जैसे कि हम अगर बात करें, ये एलिलोपैथिक केमिकल्स निकालता है रूट्स के थ्रू। इससे क्या होगा, जो जर्मिनेशन प्रोसेस है इसके बगल में जो क्रॉप हमने लगाई है उसका, वो इफेक्ट कम हो जाएगा, जर्मिनेशन रुक जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। इसलिए इसको जब हम ग्रो करते हैं किसी दूसरे क्रॉप के साथ, तो एक सफिशिएंट टाइम पीरियड, जैसे कि 15 से 20 दिन का लैप्स करके हम बीच में मैनेज करते हैं, ताकि हार्वेस्ट हो सके सनफ्लावर की, और दूसरा क्रॉप उसके बाद लगाया जा सके। इससे रिजल्ट होगा बेनिफिट में, किसमें? अगली आने वाली क्रॉप में, क्योंकि एक तो उसको एलिलोपैथिक केमिकल झेलना नहीं पड़ेगा, और दूसरा जो रेजिड्यू जब डिकम्पोज हो जाएंगे सनफ्लावर के, तो वो मिनरल या फिर नाइट्रोजन, सॉइल नाइट्रोजन देने का काम करेंगे। मैं इसको आपको क्रक्स में समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम कहते हैं कि हम मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं या हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, तो अगर आप एग्जाम्पल्स कोट करते हो और आप उन एग्जाम्पल्स में अपने एलिलोपैथिक जो इफेक्ट रखने वाले प्लांट्स हैं इनको कोट करोगे, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या कोट कर रहे हो। बिकॉज अगर आप सनफ्लावर के क्रॉप को वीट या राइस के साथ बोलते हो कि हम इसे साथ में क्रॉप के साथ लगाएंगे, तो क्या ये फीजिबल है? क्या सनफ्लावर का एलिलोपैथिक इफेक्ट नहीं है? वो आपको जानना जरूरी है। काइंड ऑफ ये इंटरैक्टिव है, और ये अटैच्ड है आपके पिछले चैप्टर से। सो बेसिक हमने समझ लिया एलिलोपैथी क्या है। केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं, रिलीज होते हैं एक पर्टिकुलर क्रॉप स्पीशीज से। इसलिए अगर उस स्पीशीज को आपको क्रॉप करना है या रोटेट करना है या आपको किसी दूसरी क्रॉप के साथ लगाना है, तो किस प्रोसेस में लगाओगे, वो हमने इसमें बात करी। बात करते हैं टाइप ऑफ एलिलोपैथी। एक होती है ट्रू एलिलोपैथी, एक होती है फंक्शनल एलिलोपैथी। ट्रू एलिलोपैथी में क्या होता है, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्म प्रोवाइड करेगा दूसरी क्रॉप को, रिलीज करके टॉक्सिक सब्सटेंस अपने प्लांट से, ठीक है। जबकि फंक्शनल एलिलोपैथी में क्या होता है, इस केस में एक प्रिकर्सर रिलीज होगा जो कि कन्वर्ट होगा एक्टिव सब्सटेंस में, जब कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर कंडीशन में उस पे काम करे, तो ये फंक्शनल एलिलोपैथी है। दो तरीके से ये देखी जाती है, एक होती है एलो इनहिबिशन, एक होती है ऑटो इनहिबिशन। एलो इनहिबिशन का मतलब है जो केमिकल सब्सटेंस है ये रिलीज होगा एक स्पीशीज से, इनहिबिट कर सकता है स्पीशीज को अदर प्लांट की रिलीज करने से।
ठीक है। दूसरा है ऑटो इनहिबिशन, ये होगा टॉक्सिन इनहिबिट करेगा मोर स्ट्रांगली प्लांट्स को, प्रोड्यूसर स्पीशीज जो रखते हैं उनको इनहिबिट करेगा कि वो ये इफेक्ट को ना शो करें। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो एलिलोपैथी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझने का, जो ये कॉन्सेप्ट को समझने का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो यही है। जो ट्रू एलिलोपैथी और जो हमने बात करी फंक्शनल एलिलोपैथी की, जैसे कि अगर हम बात करें मेज के जो क्रॉप होता है मेज का एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है चीनोपोडियम एल्बम पे, जो कि वीड है। अगर एक वीड ग्रास मेज की क्रॉप के बगल में लगी है और उस चीनोपोडियम एल्बम नाम की वीड से कुछ निकलता है केमिकल जो कि टॉक्सिक है, जो कि हार्म कर रहा है मेरी मेज क्रॉप को, तो वो एक एलिलोपैथिक इफेक्ट है। ठीक है। उस इफेक्ट को कम कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट एलोपैथिक इंटरेक्शन न केवल क्रॉप्स में बल्कि वीड्स में भी पाए जाते हैं। वीड्स का वीड के साथ, किसी वीड का क्रॉप के साथ, या फिर क्रॉप का वीड के साथ, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि बताता है कि एलोपैथी कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हमें जानना है एलिलोपैथी में होता क्या है। एलिलोपैथी में निकलते हैं कुछ केमिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं एलिलोकेमिकल्स। जो जेनेटिक मेकअप होता है प्लांट का और उसके एनवायरनमेंट का, वो इफेक्ट करता है टाइप या क्वालिटी कितना निकलेगा एलिलोकेमिकल। कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो रूट से एक्सुड होते हैं, वो इनहिबिट करते हैं नेबरिंग प्लांट की स्पीशीज की ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वॉलनट है, कुकुम्बर है, पीच है, ये वो लिविंग रूट एक्सुड करते हैं एलिलोकेमिकल्स जो कि इनहिबिट करते हैं बगल में अपने जो प्लांट है उसकी। कुछ एलिलोकेमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के एरियल पोर्शन में। ये एलिलोकेमिकल्स ग्राउंड में आते हैं रेन ड्रॉप के साथ, पत्तियों के साथ, इंसेक्ट या एनिमल एक्टिविटी के साथ। बात करें ल्यूकिलिप्टस ग्लोब्यूलस की, लीज की, तो ये एक्सुड करती हैं कुछ एलिलोकेमिकल्स, इसकी पत्तियां। ठीक है, जो कि रिड्यूस करता है जर्मिनेशन। अगर कहीं पे मस्टर्ड की क्रॉप लगी है, अगर मस्टर्ड की सीड्स को आपने इस पेड़ के आसपास लगाया है, तो वो उस प्लांट को ग्रो नहीं होने देगा, जर्मिनेट नहीं होने देगा। जो क्रॉप रेजिड्यू की बात करते हैं हम सनफ्लावर की, ये एलिलोकेमिकल बना सकता है डिकम्पोज होने के बाद, जो कि एडवर्सली इफेक्ट करेगा दूसरी क्रॉप की सब्सिक्वेंट ग्रोथ को। इसलिए जब हम सनफ्लावर को स्टॉक करते हैं तो हम थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं कि उसका डिकम्पोजिशन प्रॉपरली खत्म हो जाए, ताकि उसका कोई भी एलिलोपैथिक इफेक्ट हमारे दूसरे प्लांट में ना आए। इसलिए जब इसके स्टॉक्स को अप्लाई किया जाता है, ये इनहिबिट करता है एस्टैब्लिशमेंट या ग्रोथ को सॉर्गम के अपने अनटिल्ड प्लॉट। ठीक है। अब अगर हम, ये तो था कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन जहां पे कि वो कंपटीशन होता है और वो दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं करने देता। कॉन्ट्ररी की बात करें, नॉन कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन क्रॉप स्पीशीज के बीच में थ्रू द रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकता है। ये रिलीज होता है हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस एक क्रॉप स्पीशीज के, जो कि स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को क्रॉप स्पीशीज की। इसे हम नेगेटिव एलिलोपैथी भी कहते हैं। बट अगर हम बात करें नाइट्रोजन अगर रूट नोड्यूल से निकल रहा है किसी लेग्यूम के, तो वो एग्जाम्पल नहीं है नेगेटिव एलिलोपैथी का, दैट इज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है। अब हम बात करते हैं लेग्यूम इफेक्ट की। इसमें तीन इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स आते हैं, एक लेग्यूम इफेक्ट आता है, एक सॉर्गम इफेक्ट आता है, एक कॉटन इफेक्ट आता है। ठीक है। लेग्यूम इफेक्ट की बात करते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट होता है लेग्यूम का किसी भी क्रॉप रोटेशन के मेथड में, बिकॉज उसमें नाइट्रोजन वो फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक प्रोसेस चलता है। जब हम लिग्यूम्स को किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम में लगाते हैं, कभी भी हम लिग्यूमिनस प्लांट्स को क्रॉपिंग सिस्टम में लगाते हैं, दालों को, स्पेशली दाल से मैं मतलब समझाना चाह रही हूँ आपको, तो लिग्यूम क्या करता है, ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रूट नोड्यूल्स में, जिस इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का स्टेटस सॉइल में इंप्रूव हो जाता है। सेकंड, सेव करता है 25%। अगर आप नाइट्रोजन, मान लो अगर आपने नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना है फील्ड में और ऑलरेडी आपने एक दाल या फिर लिग्यूम क्रॉप लगाई है अपनी फील्ड में, तो आपको जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करने की इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर, जो भी आप फील्ड में लगाते हो। 25% आपकी नाइट्रोजन इनटेक कम हो जाएगी, क्योंकि वो लिग्यूमिनस प्लांट में ऑलरेडी नाइट्रोजन उसने आपकी फील्ड को दे दिया है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्रॉप रेजिड्यू और रूट नोड्यूल जो लिग्यूम के होते हैं ये रिलीज करते हैं नाइट्रोजन ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ताकि वो यूज में आ सके आगे आने वाली क्रॉप के। तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, लिग्यूम क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है सॉइल फॉस्फोरस को। सॉइल में जो फॉस्फोरस है उसे ये एब्सॉर्ब करेगा एफिशिएंटली, और पार्ट, इसका छोटा पार्ट भी ये मोबिलाइज करता है फॉस्फोरस का ऑर्गेनिक फॉर्म में, सक्सीडिंग क्रॉप को प्रोवाइड होता है। इसका मतलब लिग्यूम कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस में, ताकि इस फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस को प्लांट इजीली कंज्यूम कर सके। तो ये बेनिफिशियल फैक्टर है। अगला, लिग्यूम का रूट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि सीरियल्स के कंपैरिजन में बहुत बेहतरीन है। ठीक है। जिस प्लांट की ग्रेटर रूट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा डायवेलेंट कैटायंस, मतलब कि जिसे डायवेलेंट मतलब जिसका 2+ लिखा हुआ है, जैसे कैल्शियम का कैटायन है, मैग्नीशियम का कैटायन है, उसको वो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा एंड compete नहीं करेगा किसी सीरियल क्रॉप से, बट वो हेल्प करेगा सीरियल क्रॉप को, ताकि वो मोनोवैलेंट कैटायंस को इजीली अब्जॉर्ब कर सके, जैसे कि पोटेशियम। तो वो बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं सॉर्गम इफेक्ट की। अगर आपको ये वीडियो बहुत स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, या स्किप करके भी थोड़ा थोड़ा आगे सेक्शन करके भी देख सकते हैं। सॉर्गम इफेक्ट की बात करें, न्यूट्रिएंट स्टेटस जो सॉइल का होता है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाता है अगर हम बार बार राइस वीट राइस वीट राइस वीट लगाते हैं। तो क्रॉप रेजिड्यू जो सीरियल के होते हैं उनका CN रेशियो काफी ज्यादा होता है, इसलिए उनको जो डिकम्पोजिशन में टाइम लगता है वो काफी ज्यादा लगता है। और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉइल की नाइट्रोजन है वो टेम्परली इमोबिलाइज हो जाती है, अगली क्रॉप को नहीं मिल पाती है। ये इफेक्ट बहुत ही कॉमन है सॉर्गम के केस में इन लो फर्टाइल सॉइल में, बिकॉज वो टेम्परली नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है सॉइल के अंदर। इस इफेक्ट को कम करने के लिए 25% नाइट्रोजन को ज्यादा लगाया जाता है एज अ फर्टिलाइजर फर्स्ट डोज सक्सीडिंग क्रॉप के आने से पहले। इससे क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, और जो इमोबिलाइज नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में है वो मोबिलाइज हो जाएगी। रागी इसका एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उसके रेजिड्यू डिकम्पोज करते हैं रैपिडली, जिससे कि मिनरलाइजेशन इजी हो जाता है सॉइल में नाइट्रोजन का। तो इट इज अ काइंड ऑफ इफेक्ट। ठीक है। अगला है कॉटन इफेक्ट। कॉटन इफेक्ट क्या है, कॉटन फीड करता है डीपर लेयर्स में सॉइल की, और ये रिमूव करता है स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, कंपेरेटिव अगर हम बात करें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ये नहीं खींचता। जो सक्सेसिव क्रॉप सक्सीडिंग क्रॉप इसके बाद आती है, अगर हम, जिसका शैलो रूट सिस्टम है, वो क्या करेगी, इजीली वहां के न्यूट्रिएंट्स को उठा सकती है, मतलब इजीली उस एरिया के न्यूट्रिएंट्स को वो कंज्यूम कर सकती है, बिकॉज अभी तक कॉटन जो फीड है वो डीप लेयर पे फीड कर रहा है, तो यहाँ के न्यूट्रिएंट्स इसने सारे खा लिए, या जितने भी खाए थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ये खाता है। अब जो आपका पड़ा, अब इसके बाद जो सक्सीडिंग क्रॉप लगाओगे, क्रॉप कॉटन की क्रॉप हट गई, अब आप नया क्रॉप जो भी लगाओगे, अगर इसका शैलो सिस्टम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ये आसानी से जल्दी जल्दी खा पाएगा या यूज कर पाएगा। तो सक्सीडिंग क्रॉप जिसका शैलो रूट सिस्टम है वो टैप कर सकता है अनयूज्ड पूल न्यूट्रिएंट्स का। ये एक कॉटन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रहे हैं, आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब। कोई भी आपका पॉइंट है, अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इट मीन्स इट रियली